हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैनासी ऑफ इंग्लिश में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपर टॉक्स की लिस्ट में, जो हमारे हेमंत कुशवाहा, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 97.6% अचीव की है और इंग्लिश में 97 मार्क्स अचीव किए। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पीयूष शर्मा और आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं हमारे एक सीबीएसई टॉपर स्टूडेंट, जिन्होंने अंबा अंचल का और अपने माँ बाप का और हमारा नाम रोशन किया है और सीबीएसई बोर्ड में 97.6% अचीव की है। हेलो हेमंत, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है आज हमारे यहाँ आके? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये शायद मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है जो मैं किसी टीचर के साथ लाइव टू लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सीबीएसई बोर्ड में 97.6% अचीव की है, तो आपकी इस कंसिस्टेंसी के पीछे क्या राज है? सर, कंसिस्टेंसी के पीछे ऐसा कोई राज नहीं है। ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की मेहनत का फल है, जिस वजह से मेरे सीबीएसई बोर्ड में इतने परसेंटेज आए। और कंसिस्टेंसी और जो मोटिवेशन मुझे मिला वो मुझे टीचर्स की वजह से ही मिला, क्योंकि वो निरंतर मुझसे ये कहते रहते थे कि हेमंत, हमें आपसे उम्मीदें हैं। तो मेरा बस एक ही गोल था कि मुझे अपने टीचर्स की उम्मीदों पर खरा उतरना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपने 97 मार्क्स अचीव किए हैं। इसके पीछे आपकी कैसी और क्या मेहनत रही, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? इंग्लिश के लिए मेन स्ट्रैटेजी तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, लेकिन सबसे लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख के। मैंने कोचिंग में अपने आपके गाइडेंस के अंदर इतने टेस्ट दिए हैं, स्कूल में इतने यूनिट टेस्ट दिए हैं कि मुझे अब इंग्लिश का टेस्ट जब मैं एग्जाम देने गया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पेपर देने गया हूँ बोर्ड का। मुझे लग रहा था मैं सिर्फ सिंपल टेस्ट दे रहा हूँ। तो इतने मॉक टेस्ट दे के मैं यूज टू हो गया था कि मुझे बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं थी उस टाइम। अच्छा, तो आपने जैसे आप एग्जाम्स टेस्ट वगैरह देते होंगे तो उनमें कई सारी आपकी मिस्टेक्स भी होती होंगी। आपने अपनी मिस्टेक्स पर काम कैसे किया? इसके लिए मैंने एक वीडियो देखी थी। वैसे ही मैं शॉर्ट्स देख रहा था तो मेरे पास एक वीडियो आई थी कि जो टॉपर्स होते हैं वो एक मिस्टेक लॉगबुक को अपनी मेंटेन करके रखते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर और उसी से मोटिवेशन लेके मैंने खुद की एक मिस्टेक लॉगबुक बनाई थी, जिसमें जिस वीकली वाले जो टेस्ट होते थे उसके हिसाब से मैं जो मेरी मिस्टेक्स हुई वो मैं लिखता था और फर्दर टेस्ट में इम्प्रूव करता था। और जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, तो उस दिन आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो आपके माँ बाप का, आपका क्या रिएक्शन था? कैसा उनको फील हुआ, कैसा उनको लगा? सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आया, जैसे कि 15 अप्रैल को सीबीएसई ने रिजल्ट रिलीज किया था, तो मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आया आज, क्योंकि मैं फॉर श्योर नहीं था, क्योंकि सीबीएसई ने डिजी लॉकर का पिन नहीं दिया था। तो मुझे लग रहा था कि सीरियल तो नहीं आ रहा आज, मैं अपना काम ही कर लेता हूँ जी। मैं अपने रूम में बैठा था, सिंपल लेक्चर देख रहा था अपना। तो उसी टाइम पे मेरे दोस्त का फोन आया कि हेमंत अपना रिजल्ट चेक करो, रिजल्ट आ गया। अच्छा। मैंने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, रिजल्ट नहीं आया है। फिर मैंने जब जल्दी मैं अपना रोल नंबर निकाला, रिजल्ट निकाला, फिर देखा, मैंने अपनी मार्कशीट देखी, फिर हर बार से कैलकुलेट किया, मेरी 97% आ गई थी। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरी 97, 98% ऐसा परसेंट मेरा आएगा? हाँ, जब मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो मेरे पेरेंट्स की एक आदत है कि हर बार मुझसे ये पूछते हैं कि पेपर कैसा गया, और सिर्फ ये बोलने से कि अच्छा गया, ठीक गया, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें एक्यूरेट नंबर चाहिए होता है। अच्छा। तो मैं घर आता था, एक नैप लेके शांति से बैठ के एनालाइज करता था कि पेपर में कितने गलत गए हैं, कितने सही गए हैं। तो जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से नंबर आए हर सब्जेक्ट में। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि जितने अमन ने बोले उतने ही आए हैं। तो दोस्तों, अभी आपने एक चीज देखा, जब इनका रिजल्ट आया था तो ये उस टाइम भी अपने नेक्स्ट क्लास के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये काफी आपके लिए एक मोटिवेशन वाली बात है कि रिजल्ट आने से पहले ही नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करना। तो हेमंत, आप हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसी एडवाइस दो कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में 97 स्कोर किया, इसके लिए आपने क्या क्या किया और हमारे स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं आगे? इंग्लिश एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है और इसकी सबसे बढ़िया एडवाइस है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है आप उसे थॉरोली पढ़िए। और आजकल तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो जैसे कि सर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसे और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं उसकी अपने पीसी पे उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी देखता था। इंग्लिश के लिए ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप स्टोरी को बिल्कुल इतना अच्छे से कर लीजिए कि एक बारीक पॉइंट भी आपको ध्यान रहे बिल्कुल, और आप भूलें ना। और दूसरी बात ये, अपने टीचर को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपने पढ़ी है कि आप ये स्ट्रैटेजी देख लीजिए, ये स्ट्रैटेजी है, आपका जो टीचर आपने देखा है वो आपने कुछ सोच समझ के देखा है तो आप उसकी बातें मानिए। दूसरी बात ये, क्योंकि आजकल बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं इस टीचर पे उस टीचर पे। और लास्ट में
मैं फिर से कहूँगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। इसे आप जितना लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एट दी एंड आपको बोर्ड एग्जाम में इतना आपको मार्क्स इस बेस पर नहीं मिलेंगे कि आपको आता कितना है, इस बेस पर मिलेंगे कि आप लिखते कितना है। तो भाई ओवरऑल बच्चे का कहना यह है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी करनी होगी। आप जितना अपना टाइम अपनी नोटबुक में स्पेंड कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हेमंत, आपका डेली रूटीन क्या रहता था कि आप डेली क्या करते थे, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे, दिन भर क्या करते थे आप? मेरा डेली रूटीन बहुत ही हेक्टिक रहता था। अगर नॉर्मली मतलब मैंने एक बार अपना डेली रूटीन अपनी क्लास में शेयर किया था। अच्छा। मेरे एसएसटी के टीचर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हेमंत अपना रूटीन बताओ जरा, क्योंकि स्कूल में ऐसा है कि टीचर्स बायस रहते हैं अपने स्कूल की तरफ, कोचिंग की तरफ ज़्यादा वो ऐसा करते हैं कि बच्चे कोचिंग ना जाए बिल्कुल। तो उन्हें पता था कि ये लड़का कोचिंग जा रहा है तीनों, तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा खड़े करके, हेमंत अपना रूटीन बताओ। मैंने अपना रूटीन बताया, ये करता हूँ। तो टीचर बैठ गए, ठीक है। मेरे से पीछे एक मेरे दोस्त ने पूछा कि हेमंत तू इंसान ही है ना, रोबोट तो नहीं है? तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था जैसे कि मैं 5 बजे रखना, मेरा 5 से 7 तक तैयार होना, सब कुछ करना अपना। 7 से 12:30 तक स्कूल होता है, 1 बजे तक मैं घर पे आता था, 1:30 बजे तक खाना खाता था। और ये बात मतलब कि इंग्लिश आप कैसे बेटर कर सकते हैं, तो सीबीएसई में पैटर्न ये है कि आपको पैसेज करना पड़ता है। तो पीयूष सर ने मेरे पूरे बैच से ये कहा था कि आपको 2 पैसे दिन के लगाने हैं आपको हर पर डे। जी जी। तो मैं 1:30 बजे से 2 बजे तक वो दोनों पैसे लगाता था, सर को फोटो खींच के कि सर मैंने पैसे लगा लिए, भेज देता था। इसके बाद थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि मैं अब 3 बजे से कोचिंग जाऊंगा, तो 2:30 बजे तक मैं आधे घंटे का एक नैप लेता था। उसके बाद मैं तैयार होकर कोचिंग जाता था। सीरियसली भाई, इंसान नहीं रोबोट है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी हेक्टिक लाइफ के बाद भी अपने आप को कैसे स्ट्रेस कम करते थे, या इतनी हेक्टिक लाइफ के बाद भी आप अपने आप को टाइम इतना दे पा रहे थे, तो अपने स्ट्रेस लेवल को या कैसे कम करते थे? अगर मैं एक बात बोलूँ तो मतलब जो पढ़ना है वो मेरे लिए एक हॉबी की तरह है, मैं इससे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता कभी भी। अच्छा। तो और माइंड रिफ्रेश करने के लिए जब मैं 5 बजे उठता हूँ तो 5 से 6 मेरे लिए सबसे बड़ी जो माइंड फ्रेश करने का तरीका है वो है नेचर से कनेक्ट करना। मैं 5 से 6 बजे तक टहलने जाता था, 50 ग्राउंड के पास, या मतलब पार्क है मेरे यहाँ नेहरू पार्क, वहाँ जाता था। तो ये मुझे नहीं पता कैसे है, हॉबी है मेरी, लेकिन मैं नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ। नेचर को मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ कि चल क्या रहा है नेचर में, सुबह की वो रेज, सनरेज आना, तो वो मेरे लिए एक माइंड रिफ्रेशमेंट का काम करता था। और स्ट्रेस तो मैंने स्टडी से कभी लिया नहीं। तो जैसा कि हेमंत ने बताया, पढ़ाई के लिए कोई स्ट्रेस नहीं है, पढ़ाई कोई स्ट्रेस नहीं है। आप जितना इसमें डूबते जाओगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप को निखारते जाओगे, अपनी गलतियों पे काम करिए और आगे बढ़िए। तो हेमंत, जैसा कि आपने बताया कि आप नेचर से कनेक्ट करते थे, और आज की जो न्यू जनरेशन है वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मोबाइल्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज्यादा यूज करती है, तो आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे जो साथ के बैचमेट्स हैं वो 8th क्लास में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और वो गेम्स भी खेलते हैं, पर ना तो मेरा आज तक का इंस्टाग्राम अकाउंट है, स्नैपचैट अकाउंट भी नहीं है मेरा। मैं सिर्फ नेचर से रिकनेक्ट करके अपने आप को स्ट्रेस भी कर लेता हूँ। मुझे किसी भी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। और मैं अपना पर्सनली बताऊँ, इस दुनिया में बहुत बच्चे हैं और सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर हो सकते हैं आप रह लीजिए। जिंदगी बहुत पड़ी है सोशल मीडिया के लिए, आपको 20 साल के बाद जितना यूज करना है आपको मन भर के करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो भाई सोशल मीडिया यूज ना करें, जितना हो सकता है अपने आप को सोशल करें, अपने समाज में जाएं, अपने भाइयों से मिलें, उनसे बात करें, उनसे एडवाइस लें। यही हेमंत हमारे बताना चाहते हैं। हेमंत, आप अपनी लाइफ में आइडियल किसको मानते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं? पर्सनली ह्यूमन हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब बिलीव रखता हूँ और मुझे बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि मैं ह्यूमन हिस्ट्री को जानूँ। इसके तो मैं अगर आइडल की बात करूँ तो मेरे लिए एक साइंटिस्ट एक आइडल है जिनका नाम है निकोला टेस्ला। टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दूसरों के लैब में काम किया है अप टू 12 to 15 आवर्स, और इसके बाद भी उन्होंने क्रेडिट की कोई चाह नहीं रखी। उनका सिर्फ एक गोल था कि जो ह्यूमैनिटी है उसके तरफ हम कुछ ऐसा करें जिससे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बेनिफिशियल हो। नॉर्मली ह्यूमन का बिहेवियर होता है कि वो सिर्फ क्रेडिट के पीछे भागता है कि बस मेरा नाम रहे, कि मैंने जो किया है वो मेरा है। राइट राइट। लेकिन टेस्ला ने इतनी सारी इन्वेंशंस किए और सिर्फ अननोन मैन रखे इन्वेंशंस की, उन्होंने अपने नाम के लिए कभी पीछे नहीं भागे वो।
तो मेरे लिए एलन निकोला टेस्ला ही है, बिकॉज ऑफ उनका हार्ड वर्क और उनका क्रेडिट ना लेने की हैबिट, इसकी वजह से। अब हेमंत ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता हो? ये एक हार्ड सवाल है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए क्राइटेरिया क्लासीफाई करके रखा है मैंने कि किस चीज़ पर बेस्ड है वो। अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे साइंस लगता है, क्योंकि साइंस सिर्फ वही है जो आप अपने आप चारों ओर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यदि आप यूनिवर्स में जाके देखें तो यूनिवर्स में मुझे मतलब यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे सबसे अच्छा लगता है मैथ्स, क्योंकि एक साथ कोट है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मेरा खुद मैं क्यूरियस रहता हूँ मैथ के बारे में, ये सोचते हुए कि मैथ हर चीज़ यूनिवर्स में मैथ पे कैसे डिफाइन कर दी जाती है। तो हेमंत, जब आपका रिजल्ट आया था, तो जब आपने बताया कि मैं रिजल्ट आया था तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रिजल्ट आज आने वाला है, लेकिन उसके बाद जब आपने फैमिली वालों को अपना रिजल्ट बताया होगा तो उनके क्या एक्सप्रेशन थे? क्या मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए या बहुत ज्यादा हंसने लगे, मतलब क्या था? तो मैं जब मेरा रिजल्ट आया, मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट क्या है। मैंने सोचा कि चलो अपने घर वालों को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। मैंने उनसे पहले बोला था कि मेरी परसेंटेज कम आई है। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे बोला कि मेरी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 85 के पास है। तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि मेरे घर वाले मैं झूठ भी बोलूँ तो मानते नहीं है वो, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने तो आ ही नहीं सकते कैसे भी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है 85 आए, बड़ी अच्छी बात। उन्होंने मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ मतलब क्रिटिसिज्म कर दिया था, हाँ अच्छे हैं ठीक आए हैं। फिर मैंने बोल दिया हाँ 97% आए हैं मेरे। तो सबसे पहले मैंने बताया था अपनी मम्मी को, क्योंकि मैं सबसे पहले मम्मी को बताया था, तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया था जो कि अपनी ड्यूटी पर थे। उन्होंने बात की मुझसे और कहा थैंक यू बेटा। अब मुझे नहीं पता उन्होंने थैंक यू मुझसे क्यों बोला था, पर उन्होंने लास्ट में अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हुए बोला था थैंक यू। ऑब्वियसली जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है, तो उसके लिए आई थिंक उन्होंने आपको धन्यवाद कहा होगा। और उसके बाद मेरे दादाजी बाजार गए थे, तो मैंने उनके पैर छूते बताया कि रिजल्ट आ गया मेरा। तो बस मैंने इतना बोला कि रिजल्ट आ गया मेरा, उनके चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ गई कि रिजल्ट आ गया बच्चे का। खुशी थी। हाँ, क्योंकि शायद मैं पूरी फैमिली जनरेशन में ऐसा पहला लड़का हूँ जिसकी 95 क्रॉस की। अच्छा, तो appreciate it। तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी थी, और मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे दादाजी को सबसे ज़्यादा खुशी थी। और आपको मैं बताऊं, हमारे हेमंत भाई ने अंबा में 97.6% लाके पूरे अंबा अंचल का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे मुरैना जिले में 2nd पोजीशन आई है। उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत, आपसे एक लास्ट सवाल है, आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? ये सवाल तो शायद हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि 10th के बाद बच्चा क्या करेगा। उसके सामने बेसिकली 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं। कॉमर्स लिया तो CA करोगे, आर्ट्स लिया तो UPSC, और अगर मैथ्स या साइंस लिया तो नीट करोगे, JEE करोगे। राइट। तो मेरे लिए गोल 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक जो सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है जो कि 5 या 4 साल के अंदर अचीव होना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो अगर शॉर्ट टर्म गोल की मैं बात करूं तो ऑब्वियस है कि जब मैंने मैथ लिया है तो मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं जो कि इंजीनियरिंग एरिया से रिलेटेड है। और अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो एक सिक्योर फ्यूचर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर ये शायद पर्सनल ओपिनियन मेरा गलत है, पर इंडिया के इस हालातों को देखते हुए बाहर अब्रॉड सेटल होना, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। और लास्ट में तो सबका एक ही गोल हो जाता है जो कि इनर पीस। जितना इंसान पीस को अक्वायर करना चाहता है वो शायद किसी चीज़ को करना नहीं चाहता। तो मैं अपने सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे हमारे टॉपर टॉक्स में हमारे इन टॉपर बच्चों से कुछ सीखें, आगे बढ़े और निरंतर ऐसे ही अपनी बुलंदियों को छूते रहें। और यहाँ हमारे यहाँ अब हर 2 दिन 3 दिन बाद यहाँ हमारे टॉपर बच्चे आते रहेंगे, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखिए, जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।